कसैला पानी फल। अपने पल्ले कुछ नहीं बचता, बचती है बेनाम सी उलझन, बचता है सांसों का ईंधन। जावेद अख्तर। वर्जनाएं बेलौस होती हैं और स्मृतियां कभी जल जैसी तरल तो कभी वाष्प की तरह सुसुम और कभी बर्फ की तरह ठंडी। स्मृतियों के तारों में कितने ही कांटे होते हैं जिनमें अनगिनत लम्हे फंसे फंसे फड़फड़ाते रहते हैं। संघर्ष की यंत्रणा को याद करते हुए मन के भीतर दर्द और तीखा हो जाता है। ऐसी यादों के समय दृश्य बार बार फॉरवर्ड रिवर्स होने लगते हैं और बहुत तेजी से भीतर कहीं भंवर सी उमेट उठती है और वमन की तरह कुछ पंक्तियां कागज पर पसर जाती हैं। तब जाकर चित्त को थोड़ा आराम, थोड़ा सा सुकून मिलता है। यात्रा की ऐसी ही मुक्ति के लिए संस्मरण लिखे जाते हैं। आज 30 साल बाद उसी मोहल्ले में लौटा हूं। तब का गांव जो अब शहर बन गया है और जहां घने मुश्किलों के बादलों में भी मासूमियत भरी ताबानी की फुहारें दिखती थीं, जहां बचपन के जोश ने कभी मायूसी को दामन नहीं पकड़ने दिया, जहां जिंदगी हालांकि लड़खड़ाई पर उसने रोज 2 कदम चलना भी सिखाया। उस सड़क की पगडंडियों पर टहल रहा हूं जिसे कभी साइकिल से अनगिनत बार नापा था और जिसके टायरों के दागों में कितने ही अफसानों की छापें गुम हैं। सड़क के समानांतर खिंची रेखा जैसी नहर जो कभी नदी सी रवानगी भरती बहती थी, आज कहीं छुपती जा रही है। खुली नहर पर सीमेंट की चादर डाल दी गई है और उस पर मकानों ने सिर यूं उठा लिए हैं कि घर के सामने सीमेंट की चादर की ओट से कहीं कहीं नहर का निचला खुरदरा हिस्सा झांक रहा होता है, जहां कभी दलदली मिट्टी में गरय मछलियां छुपी रहती थीं। वो झांकता हिस्सा ऐसे ताकता है जैसे फटी हुई शॉल के छेद से अम्मा के खुरदुरे हाथ ताकते थे। नहर की बाहें भी कुछ यूं ही टकटकी लगाए ताके जा रही हैं, बेबस लाचार। उस सीमेंट की मोटी चादर पर खड़ी मोटरसाइकिल पुरानी जंगाई साइकिल पर अपनी कुटिल मुस्कान डालती कह रही है, किसने कहा था सब ठीक हो जाएगा? किसने कहा था हमेशा अंत में सच्चाई की जीत होती है? क्या वो अंत सच में अनंत है जिसके कालांत का अनुभाष किसी को भी नहीं? खैर, दर्शन की दुनिया से बाहर यथार्थ की दुनिया में वापस आता हूं और देखता हूं कि मैं नहर के बीचों बीच खड़ा हूं। पानी का कहीं अता पता नहीं है। मेरे हर कदम पर एक अजीब चरमराहट की आवाज आ रही है। वो सूखी पपड़ियों की आवाजें हैं, मानो पानी की धार इस नहर से सदियों पिंड छुड़ाए हुए है। सूखी मिट्टी की पपड़ियां उठाता हूं, महसूस करता हूं मिट्टी ने अपना स्वभाव मनुष्य की तरह अब तक नहीं बदला है। सौंधी खुशबू आज भी आ रही है। थोड़ी देर तक पैरों तले पपड़ियों की चरमराहट से निकलती आवाज में एक धुन सुनाई पड़ती है जो मुझे अपने बचपन की ओर खींचती है। उस डूबे हुए माहौल में मैं खूब खिलखिलाकर उछलता कूदता हूं, जिसकी याद मेरे भीतर पुलक यूं बढ़ाती है मानो किसी के घर में देहांतोपरांत भोज में खौलते तेल में तली पूड़ियों को देखकर बालक उछल कूद रहा हो। तभी अचानक एक कौवे पर पड़ी मेरी दृष्टि कुतूहलता को थोड़ा और उकसाती है और मैं नृत्य भाव से निकलकर उस कौवे के पास जाता हूं। मुझे देख कौवा अपनी चोंच नहर की सतही दरार में बार बार जल्दी जल्दी डालने लगता है। उसकी ये जल्दबाजी मुझे उसकी ओर खींचती है। मैं उसके नजदीक जाता हूं तो पाता हूं सारा नजारा बहुत मार्मिक दृश्य में तब्दील हो गया है। सतही दरारें बेहद संकरी और गहरी हैं। पपड़ियों के नीचे दरारें फांक की तरह पाटी हुई हैं। इन दरारों में मछलियों के अवशेष सूखे कांटों की हड्डियों की शक्ल में बदल गए हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आधी दफनाई हुई लाशें सिर्फ आंखें फाड़े ऊपर आपकी तरफ निरीह ताके जा रही हैं। विडंबना है कि कौवे की चोंच अब उन अवशेषों तक भी नहीं पहुंच पा रही। सोचता हूं क्या गुजरी होगी उन मछलियों पर जब पानी की धार धीरे धीरे अवरुद्ध हुई होगी। फिर पानी की सतह रोज अपना स्तर थोड़ा कम कर लेती होगी। रोज दिल दहलता होगा, रोज आस बनती होगी और फिर टूटती होगी। इसी नहर में मछलियों की तरह मैं भी तैरता था। सब साथ में कूदते थे, पूरा झुंड, सारे दोस्त जिन्हें तैरते हुए समय बीतने का एहसास तक नहीं होता था। स्कूल की छुट्टी और फिर बस्ता पीठ पर लिए हम सब दोस्त एक झुंड की तरह दौड़ते नहर की ओर। बस्ता हवा में लहराता और हम नंगे मेंढक की तरह छपाक छपाक कूद जाते। वो एक रोमांच की कूद होती थी जहां जात पात की दीवारें
पानी में कागज की तरह गल कर बह जाती थीं। नहर में देर तक तैरते हुए याद ही नहीं रहता कि कितनी दूर चले आए हैं, और फिर वापसी बहाव में तैरना जीवन के कठिनतम संघर्षों से कहीं कम नहीं था। पर बचपन की उमंग लिए सब मिलकर यात्रा पूरी कर ही लेते। तैरते समय आसपास जलमग्न अजीब अजीब चीजें हाथ में आती और हम उन्हें सहजता से साफ करते रहते और एक दूसरे पर मस्ती में फेंकते जल क्रीड़ा करते रहते। तैरते हुए कई बार ऐसा भी होता कि साथ साथ टट्टी का लोंदा भी तैरता हुआ आ जाता और हम बिना हिचक उसे पंजे के बहाव से दूसरी दिशा में ठेल देते। ऐसे दृश्य उस समय हमारे लिए सामान्य सी बात थी। कभी कभी नहरों के बहाव को रास्ते या पगडंडियां काटती, तब रास्ते के नीचे से पानी का बहाव सीमेंट की गोलाकार बड़ी पाइप से जोड़कर निकाला जाता ताकि जल प्रवाह की निरंतरता बरकरार रह सके। इस सीमेंट पाइप के जोड़ के कारण दोनों ओर की गहराई और सतही स्तर का फर्क हो जाता, जिस वजह से पानी एक भाग से दूसरे भाग में गिरता हुआ प्रतीत होता। मछलियों के लिए यह दृश्य भ्रम उत्पन्न करता और मछलियां निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर स्वतः छलांग लगाने लगती। हम बच्चे अपने छाते को उलटकर उसी जगह लटका देते। मछलियां जब उछलती तो छाते की गहराई में गिरती और हम सबकी पिकनिक की पूरी व्यवस्था हो जाती। नहर से लगे कई पोखर भी थे और स्कूल के बिल्कुल पास तो पोखरों का पूरा कुनबा था। हर पोखर के बीचों बीच एक बांस गाड़ा हुआ होता जो दरअसल सबसे ज्यादा गहराई वाली जगह की पहचान कराता। हम सभी दोस्त एक दूसरे से बाजी लगाते कि कौन उस बांस की जड़ वाली सतह की मिट्टी लेकर सबसे पहले आएगा। गौरतलब है कि लौटते वक्त आपके एक हाथ में मिट्टी होती, जिसे सिर पर मिट्टी का ढूह या लोंदा बनाकर बिना सिर डुबाए तैरना होता। बाल मन में प्रतिस्पर्धा का भाव किसी जंग लड़ने से कम नहीं होता है। उन दिनों जिंदगी इन्हीं बहावों में एक मधुर गीत बनकर बहती रहती थी। एक रास्ता किसी को भी नहीं भाती, इसलिए जिंदगी खुद ही अपने सुर बदलती रहती है। अनचाही समस्याएं भी चुपके से आती जाती रहती हैं और वही आपके संस्मरण का हिस्सा बनती रहती हैं। घर से स्कूल की दूरी लगभग 2 किलोमीटर थी, जिसे मैं अपने कुछ खास दोस्तों के साथ पैदल रोज पूरी करता था। मुख्य सड़क को छोड़कर उसके समानांतर खेतों की पगडंडियों पर हम दौड़ते भागते स्कूल जाते। गेहूं, धान, मटर, चना, अरहर, पोखर, आम के बागान, इमली की डाल, ये रोज का नजारा था, जिसके साथ अलग अलग स्मृतियां लिपटी हुई हैं। मीठे गेहूं की बालियां खाने में हम सभी को मजा आता। हरा चना उखाड़ने में, लाही से सने मटर की लताओं से बाली तोड़ समय से पहले अनपके नन्हे मीठे दाने और उसके छिलके की परत को उतार गुदगुदा रस भरा छिलका खाने में जो आनंद था वो और कहाँ संभव। वो भी क्या दिन थे यायावरी के, जब चिंता क्या होती है, पैसा क्या होता है, रुतबा किसको कहते हैं, कुछ भी नहीं पता था। आम की अमौरियां और इमली की डल्लियां सबके सब निशानेबाजी की शिक्षा बिना फीस के देती थी। वो सबसे संतुष्टि भरे दिन थे। कभी कभी उन पगडंडियों की मेड़ों पर स्कूल जाने की जिद दम तोड़ देती और वक्त अपनी पकड़ ढीली कर देता। धूप जाने क्यों हमेशा मुलायम लगती। पगडंडियां फूल के बिस्तर बिछाती। घास की दोस्ती इतनी प्यारी क्यों लगती है? शायद इसलिए कि दूब मिट्टी के सबसे नजदीक रहती है। आज के परिप्रेक्ष्य में कोई सोच भी नहीं सकता कि इन ऊट पटांग सी हरकतों में भी इतनी आत्मीय संतुष्टि भरी हो सकती है। मुझे काटे हुए गेहूं या धान की जड़ों पर चलना बहुत पसंद था। इस अजीब आदत में हमने कटे हुए अरहर के धड़ पर चलना शुरू कर दिया। ये बहुत खतरनाक खेल था, क्योंकि कटा हुआ धड़ जो जड़ से जुड़ा हुआ होता है बहुत नुकीला भी होता है। उसे एक तरफ से धकेलते हुए तोड़ते हुए चलना आसान काम नहीं होता है, और इस खेल में सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी वाली बात है। मैंने पगडंडियां और रास्ते इतने साध लिए थे कि आंखें मूंद कर भी स्कूल का रास्ता तय कर सकता था। इसी जरूरत से ज्यादा आत्मबल के साथ कॉमिक्स पढ़ते हुए गेहूं के कटे धड़ों पर कूदते हुए स्कूल जाना रोज की आदत बन गई थी। मुझे जड़ों से लगे धड़ों को कुचलने में शैतानी से भरा आत्मीय आनंद मिलता था, एक सैडिस्टिक प्लेजर। आनंद की शक्ल का बदलना बदमाशियों के नशे में नहीं दिखाई दे रहा था, और इसी नशे में गेहूं, धान की जड़ें कब अरहर के कटे धड़ों में बदल गईं पता ही नहीं चला, और अब उसके कटे हुए ठूंठ तने को पैर से तोड़ना एक स्लो मोशन का सुकून देता। तना जड़ से जुड़ा लगभग 5-6 इंच का होता, जिस हिस्से से अरहर की झाड़ को काट लिया जाता और फली को तोड़ने के बाद वो जलावन के काम आता। बचा ठूंठ, सबका सरदर्द और हमारे लिए मजा। उस समय जूते नहीं थे, चप्पल ही थी बाटा की,
और वो चप्पल भी कितने काम की चीज थी। इमली, आम या जामुन तोड़ना हो तो हवाई चप्पल हवाई जहाज बन जाती। कभी पेड़ के फल तोड़ती, कभी चप्पल खुद ही पेड़ पर लटक जाती। ऊंचाई को देख कुव्वत जुटी तो चढ़कर चप्पल उतार लाता, नहीं तो एक पैर से लहराते खाली पैर के साथ घर वापसी होती। माँ देखती तो दूसरी अकेली चप्पल अपनी छाप गाल और पीठ पर छोड़ती। थोड़ी देर की अकड़, जैसे दर्द हुआ ही नहीं, और फिर दीदिया की पनाह पूरी एक्टिंग के साथ। दीदी सहलाती, कभी हर मर्ज की दवा बोरोलिन लगा देती, एक्स्ट्रा नाटक पर सरसों के तेल में लहसुन लगाकर पैर पर मालिश। बालमन मासूम खरगोश की कुलांचे घर के भीतर मन में और बाहर सच में सशरीर लेता फिरता, और फिर लौटकर उसी चप्पल से उन नुकीली ठूंठों को कुचलने का आनंद लेने लगता, जैसे भीतर का गुस्सा उन अकेलों पर निकाल रहा हो। इसी क्रम में एक दिन स्कूल जाते हुए अरहर के खेत में कॉमिक्स पढ़ने के लिए रुक गया। दोस्त कुछ देर तक तो इंतजार करते रहे, फिर स्कूल की देरी हो जाने के डर से आगे बढ़ गए। पुरानी आदत के चक्कर में इन हरकतों से अभ्यस्त मैं अरहर के कटे खेतों में चला जा रहा था। इधर मैं उन ठूठों को पूरे स्टाइल से कुचलते हुए आगे बढ़ रहा था। एक हाथ में चाचा चौधरी और साबू की हरकतों को पढ़ता हुआ एक एक करके कच्च कच्च टूटने और कुचलने की आवाज में पूरी तरह आनंदित मैं कि अचानक एक ठूंठ तने ने बगावत कर दी और चप्पल को फाड़ता हुआ तलवे के आगे वाले हिस्से में घुसता चला गया। मैंने जब नजर नीची की तो होश उड़ गए। कॉमिक्स हवा में और मैं वहीं जमीन पर धंस गया। अब स्थिति ऐसी थी कि हिल भी नहीं पा रहा था। फांस ऐसी फंसी थी कि निकालते न बने। पैर लगभग लॉक हो गया, कमबख्त उस ठूंठ की बदमाशी में। मेरी सारी हीरोगिरी काफूर। सच है कि विद्रोह पर आ जाए तो एक अकेला ही काफी है बड़ी से बड़ी ताकत को ध्वस्त करने के लिए। उस एकांत में सच में मैं निस्सहाय महसूस कर रहा था। कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था और मेरा पैर इस ठूंठ से उलझा पड़ा था कि पीछे से दीदी और उसकी सहेलियों के आने की आवाज सुनाई पड़ी। डूबते को तिनके की जगह पूरी नाव मिल गई। उसे भी समझ में नहीं आया, पर दीदी ने बहुत करीने से मिट्टी को पहले हटाया और फिर जड़ वाले हिस्से को निकालकर नीचे से तोड़ दिया। अब फांस मेरे तलवे से अटका हुआ था आर पार। खेत से सड़क पर कैसे एक पैर पर आया ये मुझे भी नहीं पता। गनीमत थी सड़क पर पहुंचते ही रिक्शा मिल गया। अस्पताल पहुंचते ही सबसे पहले दर्शन मां के ही होने थे, सो हो गए। मेरा पैर खून से सना था और चप्पल और लकड़ी का टुकड़ा अभी भी एक साथ ही न था हुआ था। गुस्से में मां की त्योरी चढ़ी हुई थी और देखते ही देखते मां ने 3-4 बेहतरीन आवाज वाले झन्नाटेदार तमाचे जड़ दिए। फिर पाल मामू के साथ ऑपरेशन थिएटर में एक झटके में खींचकर पूरा सूखा हुआ तना बाहर निकाल दिया, जिसके साथ मेरी अनंत वाली चीख भी उसी पल निकली। मां ऑपरेशन थिएटर में जख्म की साफ सफाई करने लगी। एक तरफ सफाई चिकित्सा चल रही थी तो दूसरी तरफ स्पर्श चिकित्सा के साथ मां की आंखों से अविरल धारा फूट रही थी। मेरा दर्द भी उन्हीं आंसुओं में बह गया और उस बहती धारा में मैं अपने सारे दर्द भूल गया। ऑपरेशन कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। ये प्यार कोई बंगाली डिश की तरह होता है जिसमें मीठा और झांस एक साथ परोसा जाता है। इतने के बाद भी आज सोचता हूं कि उस फाके में भी जिंदगी कितनी खूबसूरत थी। मां को समझना कितना मुश्किल होता है। प्रकृति की सबसे जटिलतम चीजें प्रत्यक्ष में कितनी सरल प्रतीत होती हैं। जब लता मंगेशकर गाती हैं तो गायन कितना सरल प्रतीत होता है। जब सचिन बैटिंग करता है तो बैटिंग कितनी सरल लगती है। मां भी प्रत्यक्ष में उतनी सरल लगती है, जबकि नेपथ्य में वो घर, अस्पताल, पिता, सारे रिश्ते और साथ में सारी दुनिया के उलाहने मेरे लिए कहे कुवचन सब एक साथ संभालती है। दुर्गा के 10 हाथ, रावण के 10 सिर सर्वविदित हैं, पर मां इन सब की तुलना में किसी से कम नहीं। उनके अनगिनत पक्ष प्रत्यक्ष नहीं होते, बस समय समय पर महसूस होते हैं। दुख के घूंट पीते हुए भी सूखे ठूंठ पर कल्ले फूटने जैसे सुख में बदल देने का जादू है मां के पास। हम लोगों के स्कूल का सफर सुचारू रूप से चल रहा था। हम सबकी नजर हमेशा पोखर पर रहती। दिखता कैसे पनकौवे कमल के ऊपर विचरण करते हैं और कैसे उनका शिकार बहेलिए करते हैं। ये किसी जाल से कम नहीं जिसमें अंततः बस फंसना लिखा है। सारे पोखर में या तो कमल ने अपने शैवालों के पंख बिछाए थे या पानी फल के, जिसे हम लोग सिंघाड़ा कहते हैं। पोखर में
उसकी पूरी चादर बिछी हुई दिखाई देती। शहर के नजदीक वाले पोखर पर सिंघाड़ों का फैलाव था और दूर वाले पोखर पर कमलनी पांव पसारे थी। जिसमें कमलनी भरी होती है वहां कोई रखवाला या चौकीदार नहीं होता। हम कमलनाल की जड़ें और कमलगट्टे उखाड़ते, उसके मीठे स्वादिष्ट दाने निकालकर फोड़कर खाते। समस्या तो पानी फल यानी सिंघाड़ा के साथ थी, जहां हर समय की निगहबानी होती रहती। कोई न कोई चौकीदार घात लगाए छुप कर देखता रहता। हम सब के लिए ये छुपम छुपाई अद्वितीय प्रतिस्पर्धा से कम नहीं थी। सिंघाड़े की चोरी करना एक लक्ष्य से कम नहीं होता। हम सब में सबसे शातिर दिमाग पप्पू का था, जो अपने शरीर पर ढेरों तेल मलकर बिना कपड़ों के सिंघाड़े की चोरी करने जाता और हर बार सफल होकर लौटता। कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की गई, पर वो हाथ में आते आते बच जाता। उसकी चिकनी त्वचा, जिस पर खूब सारा तेल मला होने से चौकीदार के हाथ फिसल जाते। एक शाम हमारी मंडली उसका इंतजार कर रही थी कि वो पानी फल लेकर आएगा और हम सब खूब मजा करेंगे, पर वो नहीं आया। सूरज डूबने लगा और हम दोहरे अंधेरे में डूबने लगे। धीरे धीरे शाम भी ढल गई। तब मारे चिंता के पूरा का पूरा झुंड उसे ढूंढने निकला। पोखर दर पोखर आवाज लगाई गई। तब एक पोखर के चौकीदार ने इशारे से हमें बताया कि उसे सजा के तौर पर ताड़ के पेड़ पर बांध दिया गया है। उसकी चोरी पकड़ी गई है। हम लोगों ने बहुत मान मनोवल करके उसे उतरवाया। उसके दोनों पैर अकड़ गए थे और वो अगले 10 दिन तक ठीक से चल नहीं पा रहा था। हम लोगों में एकता और जोश लाजवाब था और इस स्थिति में भी हम सब हार नहीं मानने वाले थे। अगले ही दिन योजना बनी कि हम रात को फिर से पोखर पर आक्रमण करेंगे, और ऐसा ही हुआ। हम लोग सफल भी हुए। रात को 2 घड़ों को उलटकर दोनों ओर से बांस से बांधा गया, जो डूबने से बचने का सबसे सहज तरीका है, और ये एक नाव की तरह नायाब जुगाड़ भी था। तीसरा घड़ा सीधा बांधा गया ताकि सिंघाड़े को तोड़कर उसमें डाला जाए। हम में से 3 लोग पोखर में उतरे। उस दिन हमारे लिए उमंग और आनंद की कोई सीमा नहीं थी। खुला आसमान, चांदनी रात, कमल की पंखुड़ियां और अपने बनाए हुए जुगाड़ को पकड़कर जल क्रीड़ा करना, ये रात जिंदगी की सबसे खूबसूरत रातों में से एक थी। उमंग, बालमन और इच्छा शक्ति में मौसम का दुष्प्रभाव भी हार मान लेता है, और यूं इतनी रात में घंटों पानी के अंदर रहने पर भी हम लोग स्वस्थ रहते। हालांकि हल्की छींक का प्रकोप तो रहता ही रहता। उस दिन भी घड़ा भर सिंघाड़े तोड़े गए और निकलते ही सबको खूब छींकें आने लगी। हम सब एक दूसरे को छींकते हुए भी विजयी मुस्कान से देख रहे थे। कोई भी नहीं था, फिर भी हमें डर लग रहा था। चने के खेत में बैठ 4 बजे सुबह तक जमकर सिंघाड़ा खाया गया। जिसके पॉकेट और बनियान में जितना समा सकता था रखा गया। जिसका बनियान फटा हुआ था उसने उसे पूरी तरह फाड़ दिया ताकि सिंघाड़ा बांधा जा सके। सवेरे पहर हम सभी अपने अपने घर के बिस्तर पर थे, अपना अपना हिस्सा छुपाए हुए। एक ठोस सबूत हमारी रात की कारस्तानी का यह भी था कि स्कूल की छुट्टी नहीं होते हुए भी कोई भी स्कूल नहीं गया। पोखर के मालिक की बड़ी बड़ी मूछें थीं और वो आग बबूला गालियों की बौछार दिए चारों तरफ बस घूमे जा रहा था। खेत में पड़े छिलके पिछली रात हुई चोरी के सबूत थे, पर यह हमने की है इस बात का सबूत उसके पास नहीं था। वो भी उस्तादों का उस्ताद था। उसने भी हमें रंगे हाथ पकड़ने की ठान ली। योजना अनुसार 15 दिन तक हम में से कोई भी पोखर की तरफ झांकने तक नहीं गया। अब हम बच्चों और मूछ वाले पोखर के मालिक के बीच उपजी मौन चुनौती ने प्रतिस्पर्धा का रंग बदल लिया था। बचपना बहुत देर तक किसी भी डोर से बंधा नहीं रह सकता। सबके मन में कुलबुलाहट बुलबुले की तरह उबल रही थी, पर शैतानियों बदमाशियों की पहल कौन करे। हिम्मत, जोश और डर के बीच अंदरूनी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। एक दिन जब हम लोग स्कूल से घर लौटे तो पप्पू नहीं दिख रहा था। उस रात लगभग 8 बजे उसकी माँ बहुत घबराई हुई हमारे घर आई। आते ही माँ से लिपट कर रोने लगी। वो माँ की घनिष्ठ सहेली थी। आज वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। पता चला पप्पू अभी तक घर नहीं लौटा है। हम सब ने तुरंत उसे ढाढ़स बंधाया कि नाइट शो देखने गया होगा। अमिताभ की फिल्म शहंशाह आई है। चूंकि पप्पू सिनेमा देखने का बहुत शौकीन था, इसलिए ये बात थोड़ी राहत सी लगी सबको। पर माँ का मन ऐसी दिलासा से कहाँ मानता है। वो बार बार कहती रही, मेरा मन नहीं मानता, मेरी बाईं आंख फड़क रही है। उनकी बिगड़ती हालत को देख मेरी माँ ने तुरंत हमें आदेश दिया कि जाकर सिनेमा हॉल में देख कर आओ या बाकी लोगों से भी पूछो। सारे दोस्त एक जगह जमा हुए, पर सब के सब न जाने क्यों बहुत बुरा सोच रहे थे।
सब के सब शायद पहली बार एक जैसा सोच रहे थे। बिगड़ी हुई परिस्थिति में मिलकर निर्णय लिया गया कि हम पोखर की ओर जाकर पहले देखते हैं। पता नहीं क्यों ऐसी परिस्थिति या ऐसी रात में ही अमावस्या का होना जरूरी होता है। हम सबके हाथ में टॉर्च थी, पर उस गहन अंधकार में टॉर्च की रोशनी बहुत थोड़ी दूर तक जाकर पसर जाती थी। मन में चोर होने के कारण हम में से कोई अपने परिवार वालों को साथ पोखर की तरफ चलने के लिए कह भी नहीं सकता था। अपनी गलती खुद कौन कबूल करता। 7-8 टॉर्च के साथ हम सब पोखर की तरफ कूच कर गए। रात में हाथ को हाथ न दिखे, उस पर कमबख्त अजीब सी आवाजें, घास फूस से टकराती मिलीजुली अपनी आहटें और टिड्डों की आवाजें सांप के अगल बगल से गुजरने का एहसास करा जाती थी। हम सबके दिमाग में यही चल रहा था कि जरूर उसी काले मूंछ वाले पोखर के मालिक ने उसके साथ कुछ किया है। इसलिए हम सभी सीधे उसी पोखर पर पहुंचे। हम सबके लिए वो बड़ी भारी गजिन काली रात थी। समय मध्यम से भी मध्यम गति से चल रहा था, मानो टिक टिक की आवाज भी स्लो मोशन में आ रही हो। आज न कमल की खूबसूरती किसी को नजर आ रही थी और न ही ठंडी बयार में उन्मुक्त दौड़ने का मन कर रहा था। जिंदगी की एक रास्ता में अचानक आए इस बौराए तूफान का किसी को इल्म तक नहीं था। इस विषम परिस्थिति का भी सबसे सुंदर पहलू था उस तूफान का मिलकर सामना करना। पोखर पर पहुंचने के बाद भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ऊपर से पानी पर धुंध अलग से छाई हुई थी। हम पोखर के 2 चक्कर लगा चुके थे। बहुत आवाजें भी दी, पर सारी सदाएं मानो निर्वात में गुम हो जा रही थीं। हमारी सब चतुराइयां बोंदाई सी बेसुध पड़ी थीं और डर का साया चारों तरफ नृत्य कर रहा था। हताश होकर अंततः हम लोग वहीं बगल के चने के खेत में पसर गए। अभी कुछ ही पल बीते होंगे कि मुझे लगा मेरे हाथ के नीचे कुछ तो है जो अलग है। उसे अंधेरे में उठाया तो वो पप्पू की शर्ट थी। वहीं उसकी हाफ पैंट भी पड़ी थी। अब हमारी व्याकुलता की सीमा नहीं रही। अब धड़कन घड़ी की टिक टिक की तरह धड़कने लगी। उतनी ठंड में पसीने की बौछार मेरे चेहरे को सराबोर कर गई। रीढ़ की हड्डी में अचानक डर की दस्तक की सिहरन ऊपर नीचे कर रही थी, पर दिमाग उतनी ही तेज गति से चल रहा था। मन ने कहा, हिम्मत नहीं हारनी है, और न जाने कहां से अद्वितीय नेतृत्व का गुण खुद में महसूस किया और कमांडर की तरह जोर से हृदय विदारक स्वर में चिल्लाकर निर्देश दिया, चलो चलो एक बार फिर ढूंढते हैं। इस बार हमारी नजर पोखर के चारों ओर से हटकर सिर्फ पानी की सतह पर केंद्रित थी। ठंडी हवा साए साए चल रही थी और हमारी एकाग्रता को भंग करने की कोशिश भी कर रही थी। पानी अमावस्या की रात में और काला हो जाता है। आज ऊपर से थोड़ा जहरीला भी लगा। पूरा पोखर मानो अजगर बन मेरे दोस्त को निगल गया हो। हम सबकी नजरों की रेखाएं पूरी तरह स्कैनिंग के मोड में थीं और जल सतह के हरेक क्षेत्र को बेधती जा रही थी कि अचानक मेरी नजर पोखर के बीचों बीच में बंधे बांस के खंभे पर गई। उसके इर्द गिर्द कुछ हल्का सा हिलता हुआ दिख रहा था। बहुत गौर से देखा तो सिंघाड़े वाली उल्टे घड़े की नाव थी जिसे बांस में बांध दिया गया था। एक अजीब से उद्वेग ने मुझसे कहा, चलो वहां तैर कर देखते हैं। मैं और मेरे कुशल तैराक मित्र सत्येंद्र दोनों ने एक दूसरे की नजरों में देखा और एक साथ छलांग लगा दी। लगभग एक सांस में द्रुत गति से पागलों की तरह तैरते हुए हम पोखर के बीचों बीच पहुंच गए। वहां जाकर जो नजारा देखा तो हमारी सांसें अटक गईं। वक्त जैसे बर्फ की तरह जम गया और हमारा शरीर भी उस समय के साथ जम गया। उस काले जहरीले पोखर के पानी के मध्य क्रूरता का एक बहुत विकराल रूप दिखाई दिया। पप्पू का मुंह गमछे से बंधा हुआ था। दोनों उल्टे घड़ों के बीच जहां सीधा घड़ा सिंघाड़ा रखने के लिए बांधा गया था, वहां उसे बांधकर बीच पानी में ही छोड़ दिया गया था। वो बेसुध पड़ा था। शरीर पानी के भीतर बुरी तरह से अकड़ गया था। घंटों रोए आंसुओं की मोटी लकीर सूखकर चेहरे पर बीते हुए दर्द और खौफ की बड़ी मार्मिक तस्वीर बयां कर रही थी। लग रहा था किसी पेड़ के तने को
जंगली पंजों से नोचा खरोंचा गया हो। हम दोनों ने मिलकर उसे पोखर से उसी घड़े की नाव के सहारे निकाला जिससे उसे बांधा गया था। बाहर निकालते ही उसकी धड़कन का जायजा लिया तो लगा लड़खड़ा कर चल तो रही है। उस लड़खड़ाती धड़कनों ने हम सब में गजब की स्फूर्ति पैदा कर दी और हम सब उसके शरीर को एक साथ तेजी से मिलकर मलने लगे। लगभग 3 से 4 मिनट रगड़ते रगड़ते पैदा हुई गर्माहट से उसके शरीर ने हलचल ली, जैसे हम सब की अटकी हुई सांस ने एक अंतराल के बाद सांस लेना याद किया हो। तभी अचानक स्मृति की हिलोर उठी और अछार पानी सा दर्द अंतस भिगो गया और अचानक मेरे पैरों के नीचे पड़ी पपड़ियों में कच कच की आवाज हुई और मैं अपनी स्मृतियों के पोखर से अपना सिर बाहर निकाल जोर जोर से सांसें लेने लगा। अजीब विडंबनापूर्ण नजारा था। बिना पानी के नहर में मैं खड़ा स्मृतियों के जल समूह से निकलने की कोशिश कर रहा था। मेरे रोने का जिसमें किस्सा है उम्र का बेहतरीन हिस्सा है। जोश मलिहाबादी।